जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज की अपनी अपडेट को हम शुरू करने वाले हैं कॉलिंस एरोस्पेस के साथ। दोस्तों, कॉलिंस एरोस्पेस के जो इंडिया में सप्लाई चेन के डायरेक्टर हैं केशव प्रसाद, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि इस समय कॉलिंस एरोस्पेस का टारगेट ये है कि भारत में जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप है इसमें अपना ध्यान केंद्रित करना, और उनके जो एम्बिशियस प्लान है उसके अंतर्गत वो भारत में एडवांस एरोस्ट्रक्चर, इंटीरियर और एवियोनिक्स का निर्माण करना चाहते हैं और अपनी जो प्रेजेंस है इससे भारत को बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जो अपकमिंग मैन्युफैक्चरिंग साइट होगी बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास, वो इस क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये कॉलिंस स्पेस का एक स्ट्रेटेजिक मूव है जहां पर वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत में करने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर तकरीबन $200 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है ये रिसर्च और डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ को विकसित करने में की जाएगी भारत में। और वो भारत के जो अलग अलग प्रोग्राम हैं उसमें अपना समर्थन देने के लिए भी तैयार है। उनका कहना है कि उनके इस फैसिलिटी के एक्टिव होने के बाद भारत में जो एडवांस एरोस्ट्रक्चर है और दूसरे सिस्टम है इनका निर्माण किया जा सकेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट टोनबो इमेजिंग को लेकर के आ रही है। टोनबो इमेजिंग, जो कि भारत की एक लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं, इनके द्वारा हाल ही में भारतीय थल सेना के सम्मुख अलग अलग रेंज की जो इमेजिंग सिस्टम है ये प्रस्तुत किए गए हैं और भारतीय थल सेना उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी हुई है। और इस दौरान भारतीय थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह सर वहाँ पर उपस्थित थे। उनके समक्ष जो इमेजिंग सिस्टम है वो प्रस्तुत किए गए और वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। टोनबो इमेजिंग ने जो वहाँ पर अटेंडीज थे उनको अलग अलग रेंज के जो वेपन माउंटेड और हैंड हेल्ड इमेजिंग सिस्टम है ये प्रस्तुत किए हैं, जो कि अलग अलग बैटलफील्ड एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब अगर हम इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स का ब्रेक डाउन करें तो इसमें जो सबसे पहला है वो है एक वेपन साइट। यह सिस्टम बेसिकली सोल्जर की जो टारगेट एक्विजिशन और एमिंग कैपेबिलिटी है इसको काफ़ी इन्हेंस कर देता है। फिर चाहे दिन हो या रात हो या किसी प्रकार की लाइट कंडीशन हो, लो लाइट कंडीशन में भी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्हेंस हो जाती है। दूसरा सिस्टम जो है वो है स्मार्ट थर्मल वेपन साइट। जी हाँ, ये एक एडवांस साइट है जो कि थर्मल इमेजिंग को बैलिस्टिक कैलकुलेशन के साथ इंटीग्रेट कर देती है और इसमें दूसरे जो फायर कंट्रोल फीचर्स हैं वो भी दिए गए हैं, जो कि लॉन्ग रेंज की इंगेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा है हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर। ये एक पोर्टेबल सिस्टम है जो कि थर्मल इमेजिंग कैपेबिलिटी को ऑफर करता है। इसके आने से जो सिचुएशनल अवेयरनेस है ये काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है और टारगेट डिटेक्शन जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है और सोल्जर्स के लिए रात में ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। अगला जो सिस्टम है वो है हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम। टोनबो का जो एचएमडी है यानी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम है, ये थर्मल इमेजिंग को हेड्सअप डिस्प्ले के साथ इंटीग्रेट कर देता है, जहां पर सोल्जर को सिचुएशनल अवेयरनेस मेंटेन करने में काफ़ी आसानी होती है और इससे उनकी जो विजिबिलिटी है ये किसी भी प्रकार से जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो नहीं होती है। इसके बाद अंतिम सिस्टम जो प्रस्तुत किया गया वो था थर्मल इमेजिंग बाइनोकुलर। ये बेसिकली पावरफुल बाइनोकुलर है जो कि एक मैग्नीफाइड थर्मल व्यू को प्रदर्शित करता है और एक्सटेंडेड रेंज तक देखने में, ऑब्जर्वेशन में और रिकॉनेसेंस में सोल्जर्स की बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों टोनबो इमेजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है भारत के डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि इनके द्वारा बनाए गए ये जो सिस्टम है ये ना सिर्फ कॉम्बैट प्रूवन है बल्कि ये भारतीय थल सेना को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में इस प्रकार की जो भी रिक्वायरमेंट है ये स्वदेशी तौर पर पूरी की जा सकती है, इसको भी ये एश्योर करते हैं। भारतीय थल सेना के सोर्सेज ने इस पर बात करते हुए ये कहा कि टोनबो इमेजिंग की जो वेपन साइट है या फिर स्मार्ट थर्मल वेपन साइट हो गए, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स हो गए, इनसे जो सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज़ हैं ये काफ़ी इन्हेंस हो सकती है और जो लॉन्ग रेंज इंगेजमेंट है इनमें ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। और भारतीय थल सेना इस प्रकार के सिस्टम की तलाश पहले से ही कर रही है और अच्छी बात यह है कि अब ये तलाश हमें स्वदेशी तौर पर ही पूरी होती दिखाई पड़ सकती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एयरबस को लेकर के आ रही है। दोस्तों, एयरबस डिफेंस के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है भारतीय वायुसेना के सामने अपने कैपेबिलिटी का परिचय देने के लिए, और इसके मद्देनज़र एयरबस अपने जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सबको भारत के सामने डेमोन्स्ट्रेट करने वाली है। और ये सब होगा तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान, जो कि एक मेगा एक्सरसाइज है भारत की। और इस दौरान भारतीय वायुसेना के सामने यूरोपियन एरोस्पेस जायंट एयरबस के द्वारा जो अलग अलग उनके एयरक्राफ्ट हैं इनका डेमोन्स्ट्रेशन भारतीय वायुसेना के सामने रखा जाएगा। और यहाँ पर उनका प्राइमरी फोकस MRFA और MTA प्रोग्राम होगा, जिसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना को 60 से 80 टन के जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं
इनकी तलाश है। अगर हम A400M एटलस की बात करें तो ये एक्सरसाइज के दौरान एक अलग से डेमोन्स्ट्रेशन भारतीय वायुसेना के सामने रखा जाएगा, जहां पर इसकी इम्प्रेसिव कैपेबिलिटीज से भारतीय वायुसेना के अधिकारियों का परिचय होगा। इस एक्सरसाइज के दौरान जो इसकी कार्गो कैरिंग कैपेसिटी है ये प्रदर्शित की जाएगी और किस किस एप्लीकेशन में इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है ये भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे गौर करने वाली बात एक ये है कि जर्मन एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना के सम्मुख जो टॉर्नेडो जेट्स हैं और यूरोफाइटर टाइफून है, एयरबस A330 जो मिड एयर रिफ्यूलर्स हैं, ये भी सामने आएंगे। और ये सभी एयरक्राफ्ट एयरबस के द्वारा अगर टॉर्नेडो को छोड़ दें तो भारतीय वायुसेना के लिए पुश किए जा रहे हैं। इसमें जो प्राइमरी फोकस होगा वो A400M एटलस होगा और इसमें जो अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं और इसका प्रोडक्शन कैसे होना है, कैसे भारत के लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा एयरबस के अधिकारियों के द्वारा। वहीं जो यूरोफाइटर टाइफून है जो कि MRFA के अंतर्गत पुश किए जा रहे हैं, इनके बारे में भी एक डिटेल जानकारी भारतीय वायुसेना के सामने रखी जा सकती है। और रिपोर्ट्स की बात माने तो भारतीय वायुसेना के जो पायलट हैं वो यूरोफाइटर टाइफून को उड़ा भी सकते हैं या उसका एक क्लियर इंस्पेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आप सब ने सुना होगा कि यूरोफाइटर कंसोर्टियम के द्वारा, हालांकि उस रिपोर्ट को हमने कवर नहीं किया था, यूरोफाइटर कंसोर्टियम के द्वारा जो ट्रेंच 5 है या ब्लॉक 5 है, इनको ऑफर किया गया है एक अट्रैक्टिव प्राइस में और कहा गया है कि वो इंडियन मेड वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए पूर्णतया तैयार हैं अगर भारतीय वायुसेना इसको सेलेक्ट करती है। इसके अलावा भारत के जो सिस्टम्स हैं उनके इंटीग्रेशन के लिए भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उनका ये कहना है कि राफेल की तुलना में ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भारतीय वायुसेना के लिए हो सकते हैं और अगर भारतीय वायुसेना इसको सेलेक्ट करती है तो उसके लोकल मैन्युफैक्चरिंग से भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं यूरोफाइटर कंसोर्टियम को भी टाइफून के जो रिसेंट ऑर्डर हैं वो बहुत कम मिले हैं और ऐसे में उन्हें एक बड़े ऑर्डर की तलाश है। लेकिन अब क्योंकि ये एक मल्टीनेशनल प्रोग्राम है, इसकी सप्लाई चेन काफ़ी फैली हुई है, तो ये चीज़ें भारत के लिए दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। क्योंकि एक बात हम सब अच्छे से जानते हैं, MMRCA-1 जो हुआ था उसमें जो टाइफून था वो राफेल से हारा नहीं था, क्योंकि टाइफून लगभग सभी टेक्निकल राउंड्स को पूरा कर लिया था। लेकिन बाद में कुछ ऐसे फैक्टर्स है डसाल्ट एविएशन और भारत के रिलेशन के कि टाइफून को बाहर होना पड़ा था। लेकिन अब यहाँ पर यूरोफाइटर कंसोर्टियम ये कहता है कि उन्होंने जिस प्रकार के अपग्रेड ब्लॉक 5 में किए हैं वो कैपेबिलिटी वाइज काफ़ी सुपीरियर हो चुका है। लेकिन अगर हम भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात माने तो वो राफेल का समर्थन करते नजर आते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अब एक नए टाइप का एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें इनकी मेंटेनेंस और सप्लाई और दूसरी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि अगर हम एयरबस की बात करें तो एयरबस ने C295 के साथ जो सक्सेस प्राप्त करी है इसके बाद उसका उत्साह चरम पर है और उन्हें पूरा भरोसा है कि टाटा ग्रुप के साथ मिलकर के जो A400M एटलस है इसका निर्माण भी भारत में किया जा सकता है और ये भारत की ज़रूरतों को पूरा कर सकेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।